बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हीट कैपेसिटी क्या है और इसका फिर मोलर और स्पेसिफिक हीट के साथ क्या ताल्लुक है। इधर देखें, हीट कैपेसिटी डिफाइन करने से पहले ज़रा टर्मिनोलॉजी देख लें। हीट कैपेसिटी मतलब हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी है, हम सपोज करते हैं कि वाटर है। जब आप इस वाटर को हीट देते हैं, ये कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, इसको वाटर की हीट कैपेसिटी कहते हैं। सो इन लेम टर्म्स यानी जनरल टर्म्स, हीट कैपेसिटी मीन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट। सो हर मटेरियल की अल्लाह ने एक पर्टिकुलर नेचर बनाई है और अपने नेचर के लिहाज से हर मटेरियल हीट एब्जॉर्ब करता है। समझ आ रहे हैं? आपके पास सपोज अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिरका है आपके पास, तो हर मटेरियल को जब आप हीट करते हैं वो अपने रेंज में हीट को क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और इस कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसी तरह आप आयरन रॉड ले लें, आप सिल्वर का रॉड ले लें, आप कॉपर का रॉड ले लें और तीनों को गर्म करें, तीनों की जो हीट कंडक्शन है वो डिफरेंट होगी। तीनों का नेचर डिफरेंट है ना, तो अपने नेचर के मुताबिक वो क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो किसी भी मटेरियल को जब आप हीट दे दें और वो हीट एब्जॉर्ब करे, कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, उस एब्जॉर्ब हीट कंटेंट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और जनरल टर्म में हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। लेकिन इन केमिस्ट्री हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये सपोज एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, सही है, या कोई पर्टिकुलर लिक्विड है, और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सी। कितना? 25 डिग्री सी। अब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता हीट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, कितना? 1 डिग्री, सपोज इसका टेम्परेचर बढ़ जाए 26 डिग्री सी, यानी आप इसमें थर्मामीटर रख दें, अगर 1 डिग्री सी इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, इसका मतलब है इस लिक्विड ने इसने क्या किया है, हीट एब्जॉर्ब किया है, इसलिए इसकी टेम्परेचर लो से बढ़ गई है। तो जब 1 डिग्री चेंज आता है टेम्परेचर में, इस दौरान जितना हीट ये लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, उस हीट को कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट चेंज या हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस 1 डिग्री राइज। जब आपके पास टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज हो, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, तो जितना हीट ये सैंपल एब्जॉर्ब करता है, उस हीट को क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ये जरा लिख ले शाबाश, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस which changes the temperature by 1 डिग्री राइज, कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री जब राइज हो तो हम इसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। हम कोई और सपोजिशन ले लेते हैं, हमारे पास सपोज 3 बीकर्स हैं, एक में हमारे पास सपोज वाटर है, दूसरे में हमारे पास अल्कोहल है और तीसरे में कोई और पार्टिकुलर लिक्विड है, सपोज एसीटोन है इसमें, या सपोज एसिटिक एसिड है, जो भी ले लें। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये भी हीट एब्जॉर्ब करेगा और ये भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब इधर देखिए शाबाश, यहाँ सपोज टेम्परेचर है 25, यहाँ भी इसका 25 और सपोज इसका भी 25। समझ आ रहे? अगर ये टेम्परेचर आप हीट देते हैं और ये 25 से 26 हो, तो ये पर डिग्री जो राइज इन टेम्परेचर है, इस दौरान जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उसको हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। इसी तरह यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, लेकिन तीनों की हीट कैपेसिटी सेम नहीं होगी, तीनों की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी। तो पहला पॉइंट जरा नोट कर लें अपने पास, जो हीट कैपेसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटीरियल, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटीरियल। ये मटीरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, जो आगे इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली एक पॉइंट नोट कर लें, ऐसे सब्सटेंसेस, नोट कर ले शाबाश, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो,
दो सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो, उन सब्सटेंसेस की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये मैं लिक्विड्स के लिए कह रहा हूँ, लिक्विड्स के लिए उनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो पहला ग्राफ, तो हम कहते हैं कि हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिन मटेरियल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है उन मटेरियल की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। नंबर 2, ऐसे मटेरियल जिसका वेपर प्रेशर लो हो। वेपर प्रेशर क्या हो? लो हो। तो जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, उन मटेरियल की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। वेपर प्रेशर से ये मुराद है, इधर देखिए, ये एक बीकर है, इसमें अल्कोहल है, और ये एक बीकर है, इसमें हनी है, शहद है। इधर देखिए, शाबाश। ये जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल है और ये हनी के मॉलिक्यूल हैं, अल्कोहल मॉलिक्यूल आम टेम्परेचर पे भी इवापोरेट होते हैं, वोलेटाइल हैं, तो ये जल्दी उड़ जाते हैं। अगर आप कम हीट भी देंगे तो ये अल्कोहल सारा का सारा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हीट कैपेसिटी इसकी कम है, आम टेम्परेचर पे ये ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, खुद इवापोरेट होता है। लेकिन शहद को अगर आप कम करते हैं तो शहद हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो लिहाजा इसके मुकाबले में जो हनी है, हनी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो ये किस पे डिपेंड करती है? वेपर प्रेशर पे। हनी के जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे को मजबूती से पकड़ते हैं। तो जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये इनको ब्रेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। तो लिहाजा ये वेपर्स नहीं बनाते आम कंडीशन पे, इनकी वेपर्स आम कंडीशन पे, आम टेम्परेचर पे नहीं बनते, तो लिहाजा इसकी हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा है। लेकिन अल्कोहल के मॉलिक्यूल में वेपर प्रेशर आसानी के साथ डेवलप होता है, इसको आप आसानी के साथ ब्रेकअप करते हैं, इनके वेपर्स बनाते हैं और ये इवापोरेट हो जाते हैं। तो अल्कोहल इतना अच्छा हीट एब्जॉर्बर नहीं है और इसके मुकाबले में हनी एक गुड हीट एब्जॉर्बर है। तो लिहाजा ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि जितने इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेकअप नहीं होंगे, मॉलिक्यूल आसानी से एवापोरेट नहीं होंगे, तो ज़्यादा हीट क्या करेंगे? ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर जनरली पूछा जाए, इस चैप्टर में ज़्यादातर हम लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं, लेकिन अगर जनरल पूछा जाए कि आपके पास सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, और पार्टिकुलरली सॉलिड में मेटल्स हैं, तो मेटल्स की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी है और गैस की हीट कैपेसिटी सबसे कम है, क्योंकि गैस ऑलरेडी क्या होते हैं, गैस स्टेट में होते हैं ना, वो आसानी से आप इवापोरेट करवा सकते हैं, उसमें ये हीट एब्जॉर्ब करने की इतनी एबिलिटी नहीं होती। सॉलिड में सबसे ज़्यादा है। और फिर सॉलिड में भी अगर 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, आयरन है, सिल्वर है और सपोज कापर है, तो तीनों की हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि तीनों का मटेरियल नेचर डिफरेंट होगा। आयरन कोई और पार्टिकुलर एटम से बना है, उसके अंदर और पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी, कापर के अपना होगा, और इसके अलावा जो सिल्वर है उसका अपना होगा। तो जनरली इतना याद रखिएगा कि जब आपके पास लिक्विड्स हो तो हीट कैपेसिटी हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करती है। जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है उतना ही हीट कैपेसिटी उस मॉलिक्यूल का ज़्यादा है। नंबर 2, अगर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है, यानी इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, तो उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। देखिए, वाटर को अल्लाह ने एक नेचुरल हीट एब्जॉर्बर बनाया है। वो किस तरह? आप जब इंजन है, इंजन को ठंडा करने के लिए हम क्या डालते हैं? वाटर। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं या दूसरे ऐसे यूनिट ऑपरेशंस हैं, मशीनरी है इंडस्ट्री में, जो गर्म हो जाती है ना, तो उनको कूलिंग पाइप के ज़रिए कूल किया जाता है।
तो कूलिंग पाइप में वाटर सर्कुलेट करता है और वाटर उस हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हमारी बॉडी में भी जो वाटर है ये भी नेचुरल हीट एब्जॉर्बर है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है और जब हमें बुखार हो जाता है तो उसी हीट को पसीने की शक्ल में बाहर निकालता है, तो फिर हम कूल फील करते हैं। आपने देखा होगा ना, गर्मियों में आपने देखा होगा जो अंदर की बॉडी का कोर टेम्परेचर जब ज्यादा हो तो प्लाज्मा में जो वाटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और पसीने की शक्ल में उसको बाहर निकालता है। तो जब हमारा अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है और अचानक से बिजली आ जाती है और फैन चालू हो जाता है तो हम ज्यादा कूल फील करते हैं। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? तो मकसद ये है कि वाटर एक नेचुरल हीट एब्जॉर्बर है और वो क्यों है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। इधर देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जानते हैं आप लोग ना, ऐसी किस्म की फिजिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे भी, लेकिन ऐसे ही रिवाइज करने के लिए, ऐसी किस्म की फिजिकल बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, अगर इन तीनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक्टिव हाइड्रोजन भी हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो जिन मॉलिक्यूल में ये ज्यादा है उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अगर समझ नहीं आता तो इधर देखिए, रफ में इधर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। अगर आपके पास नाइट्रोजन हो, अगर आपके पास ऑक्सीजन हो और अगर आपके पास फ्लोरीन हो किसी कंपाउंड में और उसमें इनके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, समझ आ रहे, एक हो दो हो जो भी हो, और इसके साथ साथ इन मॉलिक्यूल्स में एक्टिव हाइड्रोजन हो। एक्टिव हाइड्रोजन उन हाइड्रोजन को कहते हैं जो इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ऐसे हाइड्रोजन्स को एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। अब इधर देखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, इसकी न्यूक्लियर पावर ज्यादा है तो ये इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और जिससे अट्रैक्ट करेगा कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी और कंपाउंड में है, इस पे नेगेटिव चार्ज पार्शियल और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह करते हैं, हम पहला एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर का फार्मूला है H2O। इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पहला कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन मौजूद है। दूसरा कंडीशन, क्या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। तीसरा कंडीशन, क्या इसके साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, यस, तो ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। किस तरह करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसमें दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है ना, तो ये दोनों एज अ नेगेटिव नेगेटिव बिहेव करेंगे। अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये और वाटर मॉलिक्यूल के साथ किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो इधर देखिए, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसका एक हाइड्रोजन और ये उसका दूसरा हाइड्रोजन, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसका एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसका एक हाइड्रोजन और ये सपोज दूसरा हाइड्रोजन, ये कोई और वाटर मॉलिक्यूल है, इसका एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो आप खुद देख ले, इस पे कौन सा चार्ज, स्लाइडली पॉजिटिव और ये नेगेटिव, स्लाइडली नेगेटिव और ये पॉजिटिव, स्लाइडली नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सारों में इस तरह के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोलैरिटी होती है ना। तो देखिए, ये अब केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो पार्शियल नेगेटिव है इस पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इसी अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल, अब देखिए ये नीचे वाले के साथ भी करता है और इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 2 है ना, तो ये किसी ऊपर भी किसी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला जरा कंसिडर करें, एक टाइम पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास खुद 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। तो इसका जो एक एक्टिव हाइड्रोजन है एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बनाता है उसके नेगेटिव पार्ट के साथ,
और ये दूसरे के साथ, और ये लोन पेयर एक के साथ, और ये दूसरे के साथ, तो एक टाइम पे वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। तो इस 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अगर ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ और चौथे के साथ, तो लिहाजा इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होगा। तो इसको ब्रेकअप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, वाटर के मॉलिक्यूल को इवापोरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप ये ब्रेकअप करोगे आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए वाटर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए अल्लाह ने इसमें हीट एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी रखी है। तो नेचुरल बॉडीज में भी और आर्टिफिशियल यूनिट ऑपरेशंस में भी इनको हम एज अ हीट एब्जॉर्बर इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट की समझ आइए। अब हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी की टाइप्स है। पहले टाइप को हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, और दूसरे को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इधर देखिए शाबाश, अगर आपके पास एक सिस्टम है और एक सिस्टम में कोई सब्सटेंस है, यही वाटर ले लें, और वो सब्सटेंस 1 मोल है। कितना है? 1 मोल है, और आप इसको हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट देते हैं। सपोज इसका टेम्परेचर पहले है 10 डिग्री, और जब आप हीट देते हैं ये एब्जॉर्ब करता जाता है और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 11 डिग्री सी। तो अभी हमने पढ़ा कि जब 1 डिग्री सी चेंज आ जाए, जितना हीट ये एब्जॉर्ब करेगा उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब आपने वाटर कितना लिया है? 1 मोल। तो अगर 1 मोल वाटर हो और वो 1 डिग्री सी चेंज लेकर आए और हीट एब्जॉर्ब करे, उस हीट कैपेसिटी को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। यानी इन सिंपल वर्ड, जब कोई सब्सटेंस 1 मोल हो और वो हीट एब्जॉर्ब करे और टेम्परेचर को 1 डिग्री चेंज करे, इसको हम कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। यानी 1 मोल सब्सटेंस कितना हीट एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। इसको सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं कि आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम ले ले। उधर आपने कितना लिया है? 1 मोल। आप यही सिस्टम ले ले और उसमें 1 ग्राम वाटर ले ले सपोज। तो जब आप 1 ग्राम कोई भी चीज ले और वो टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाए, तो जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप लोगों को याद होगा, हमने रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पढ़ा था। रेट कांस्टेंट हमने जनरल पढ़ा था और स्पेसिफिक वो जब सारी चीजें यूनिटी हो, याद है? इसी तरह ये भी है, अगर आप 1 मोल कोई सब्सटेंस लेते हैं तो जितना हीट ये एब्जॉर्ब करता है उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, और अगर 1 ग्राम सैंपल है वो कितना हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जनरली हीट कैपेसिटी हीट को कहते हैं, तो जो हीट का यूनिट है वो हीट कैपेसिटी का भी यूनिट है। तो हीट का यूनिट जो है एनर्जी है, जॉल है, तो इसका भी जॉल है। लेकिन जब मोलर हीट कैपेसिटी हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो इसके लिए यूनिट ऐसे डिराइव करते हैं। इधर देखिए, इसका यूनिट बराबर है जॉल, ऊपर जॉल डिवाइड बाय पर मोल, और चूंकि टेम्परेचर है तो पर केल्विन। अब इधर देखिए, सिंपलिसिटी के लिए जॉल और मोल को अगर हम ऊपर शिफ्ट करें तो मोल इनवर्स, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, और ये जॉल के बजाय किलो जॉल में भी हो सकता है। अब इधर देखिए, इसके लिए अगर कैलकुलेट करें, इसके लिए यूनिट किस तरह डिराइव करेंगे? तो देखिए, इसके लिए जो यूनिट है ऊपर है जॉल और नीचे यहाँ पे मोल है ना, तो यहाँ मोल के बजाय होगा ग्राम और केल्विन अपनी जगह। अब ग्राम और केल्विन को ऊपर लेकर जाए तो जॉल अपनी जगह, और ये हो जाएगा ग्राम इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स। तो इधर है जॉल मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, और यहाँ यूनिट है जॉल ग्राम इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, और ये किलो जॉल भी हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों के यूनिट्स में फर्क इसलिए है कि यहाँ पे सब्सटेंस 1 मोल है और यहाँ पे सब्सटेंस 1 ग्राम है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके साथ जो है इसकी जनरल डिस्कशन खत्म हो जाती है। अगर क्वेश्चन किया जाए कि द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, तो देखिए हीट कैपेसिटी हीट को ही कहते हैं, लेकिन हीट कैपेसिटी में हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि वो 1 डिग्री राइज एंड टेम्परेचर जब हो
और हीट एब्जॉर्ब हो उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो ऑप्शन बी वुड बी द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, यानी जनरल हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। तो जनरल हीट कैपेसिटी बराबर है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट टेम्परेचर ना, यानी 1 डिग्री राइज, तो हम कह सकते हैं कि जूल पर किलोवन या जूल इनटू किलोवन इनवर्स, तो ये ऑप्शन सही। अब जूल जनरली हीट का यूनिट है, लेकिन जब आप विद रेफरेंस टू टेम्परेचर इसको डिफाइन करें फिर इसको जूल पर किलोवन कहते हैं। और अगर आपके पास ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो पर ग्राम पर किलोवन है, और अगर आपके पास मोलर हो तो पर मोल पर किलोवन है। समझ आ रहे? इन्होंने जनरली कहा कि हीट कैपेसिटी की कौन सी यूनिट है।